सो स्टूडेंट्स, अब आपकी शुरू हो रही है चैप्टर जर्नल। जर्नल आपकी रिकॉर्डिंग की, जो अकाउंटिंग की स्टार्टिंग है, रिकॉर्डिंग वो स्टार्ट होने लगी है। मतलब जो फर्स्ट स्टेप है जिसकी वजह से बुक्स बनती हैं आपकी रिकॉर्डिंग, वो आप करने लगे हैं। पहले जो आपने सीखा था वो पूरा बेसिक्स था, ताकि आप जर्नल और एंट्रीज पास कर सके। अब इस चैप्टर में हम एंट्रीज पास करना सीखेंगे by considering, by taking in the mind all the rules of debit and credit and also accounting question. Okay, ये चीज याद रखना कि for every debit there is equal credit also. ठीक है, तो what is the meaning of journal? It is the primary book of accounts in which transactions are first recorded in a chronological order as they are entered into. मैंने आपको ये पहले भी बताया था, सीरीज वाइज ही आती हैं ट्रांजेक्शन सारी। जब वो ट्रांजेक्शन हुई हमने तब रिकॉर्ड कर दी। इसको कहते हैं प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको कहते हैं जर्नल। Transactions are recorded in the journal book from the accounting voucher that is prepared on the basis of source documents, that is cash memo, invoices, purchase bills etc. मैंने आपको बताया था कि जब CA भी बुक्स चेक करता है तो वो यही देखता है कि क्या इसके पास एविडेंस है, इसने किस बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स हैं रिकॉर्ड की हैं, क्यों की है, क्या उसका एविडेंस है। तभी तो इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स चेक करनी पड़ती है जिसमें हर महीने की उन्होंने या तो उस अपनी इनवॉइसेस या परचेज बिल्स वगैरह सब कुछ रखा होता है। ईच एंड एवरी डिटेल दे आर गोइंग टू चेक, तभी इनको पूरा एविडेंस के साथ मेंटेन करनी पड़ती है अपनी बुक्स। अब मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको अगर आप यूज करोगे तो वो और भी अच्छा लगेगा, और इनको जर्नल की टर्म्स में कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। कैसे? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो दैट जर्नल इज नोन एज book of original entry. Why book of original entry? Because for the first time entries and transactions are recorded in this book for the very first time. ठीक है, first recorded or written in this book and thereafter transferred and posted in the ledger. उसके बाद ही हमारे लेजर अकाउंट्स बनते हैं। मैंने आपको पीछे अकाउंट का भी बताया कैसे कैसे बनता है, वो अकाउंट्स का भी हम डिस्कस करेंगे। वो जो लेजर अकाउंट्स में बनने होती है सारी चीजें, वो टी शेप अकाउंट में ही बनता है। ठीक है जी, वैसे ही बनेगा। आपको वो अच्छी तरह समझना है कि जो हमने बुद्धिराजा कैपिटल अकाउंट वाला किया था कि डेबिट और क्रेडिट वाली साइड वो क्यों डल है, किस वजह से डल है, वो सारा अकाउंट अच्छे से स्टडी करके उसको प्रैक्टिस करके हम फिर जर्नल करेंगे। ठीक है, उसके बाद है जर्नल एंट्री। जब हम एंट्री या कुछ रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कोई परचेज की है उस चीज की रिकॉर्ड की, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमने ये चीज परचेज की थी इसलिए हमने, छोटा सा वर्ड कहेंगे, उसको कहते हैं जर्नल एंट्री। वी हैव पास्ड अ जर्नल एंट्री रिगार्डिंग परचेज ऑफ सेल्स, परचेज ऑफ गुड्स। जर्नलाइजिंग, वही कहा, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग करने का, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नलाइजिंग कर रहे हैं हम, वी कैन से दैट ये पर्सन जर्नलाइजिंग का काम करता है क्योंकि ये सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। Posting, the transfer of journal entry into a ledger account is called posting. जब हम journal entry हमने पूरे साल की बना दी, हमने सपोज 1 मंथ की journal entries पास कर दी on the basis of the evidences which are available to us। उसके बाद फिर journal entry से ही हमारे लेजर में जाता है। अगर आप ध्यान दें, आपने जब बुद्धिराजास कैपिटल अकाउंट वाला किया था, अगर हम उसकी जर्नल एंट्री पास करें कि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो उसका क्या होगा? जर्नल एंट्री क्या, डेबिट क्या होगा? कैश डेबिट होगा क्योंकि वो एसेट और वो इंक्रीज कर रहा है, और कैपिटल जो है वो इंक्रीज करिए तो वो क्रेडिट होगी। तो क्या एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो उसी तरह उस चीज को अगर हमने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे? जो क्रेडिट वाली साइड है उसका क्रेडिट वाली साइड अमाउंट जाएगा, और किसकी वजह से गया? कैश की वजह से। ये आगे हम लेजर जब ज्यादा अच्छे से करेंगे तो आपको समझ आएगा, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू अ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। उस चीज को पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है जी।
सो कमिंग टू द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ये एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है जर्नल का, जिसमें हमें डेट लिखनी पड़ती है कब, जैसे मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजिकल वाइज होता है ये सब कुछ। तो डेट पहले वाली पहले आएगी, लाइक 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो भी होगा, तो हम डेट वाइज यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन से हमने पर्टिकुलर्स वो ही क्या हुआ। अगर यहाँ पे हमारी परचेजेस की एंट्री हुई है गुड्स की, तो क्या होएगी परचेजेस की एंट्री, क्या गया है उसमें से, कैश की हमने परचेजेस की है तो कैश एसेट है डिक्रीज हो रहा है, और क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस टू कैश। मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो बाय और टू है ये यूज होता है डेबिट और क्रेडिट के लिए, तो ये हमने टू यूज किया है क्रेडिट के लिए। और जो ऊपर वाली एंट्री होगी उसको वो डीम टू होती है कि वो बाय से ही होगी, तो बाय लिखने की जरूरत नहीं होती, बट ऊपर वाली एंट्री में यहाँ पे हम लिख देते हैं डेबिट। ऐसे जैसे अब हमने परचेजेस की एंट्री की तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे ये होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब जो पहले हमारी जिस वाउचर नंबर से या कोई भी इंडेक्स नंबर है कुछ भी है, तो उस पेज नंबर उस मतलब एक तरह का ये पेज नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पे डेबिट अमाउंट हो जाएगी, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट हो जाएगी। तो ये है आपका फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इसको आगे अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 1, Sri Datta started business and introduced capital of rupees 1 lakh. The transaction is recorded by passing the following journal entry. First of all, see the journal entry. First of all, what is started business, introduced capital of rupees 1 lakh. ये हम कितनी देर से कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या इसका क्या होगा? इसका होगा कि कैश आ रहा है, बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, मतलब वो डेबिट होगा, और कैपिटल बढ़ रही है तो मतलब वो क्रेडिट होगी। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, इसमें जैसे कोई भी आप डेट डालो रैंडमली, जैसे हमने 1/4/2019 को शुरू किया था ये बिजनेस, तो मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 डाल दिया डेट, ठीक है जी। उसके बाद क्या आया, बैंक डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, तो ये है आपकी एक प्रॉपर एंट्री, इसको कहते हैं जर्नल एंट्री। बैंक से क्या पता चेक उसने इशू किया हो या कैश किया हो, अगर ऊपर नहीं कुछ लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैश भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो हमने दोनों एक तरह का डाल दिया, बैंक/कैश अकाउंट डेबिट टू, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट। ये जो ब्रैकेट में है ये क्या है, ये है कि हमने जैसे पर्टिकुलर्स में ये भी तो बताना होता है, कई बार नहीं किसी को जर्नल एंट्री आती है, तो हम ये समझा देते हैं कि हमने ये इन्वेस्ट की है बिजनेस में, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो आप नरेशन को अगर इजी बनाना चाहते हो तो बस ऊपर ये वाली लाइन लिख सकते हैं, बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। और ये मैंने आपको बता ही दिया, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये आपकी जर्नल एंट्री हुई है। अब आपको इसका रीजन तो पता ही है कि बैंक और कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड। दत्ता कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। आपको ये फॉर्मेट समझ आ गया है? अच्छे से देख लीजिए स्लाइड को कि ये कैसे हमने एंट्री पास करनी है। ये दोनों चीजें तो आपको पता था कि अकाउंट्स कौन से डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। प्रेजेंट कैसे करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर ₹10,000 पेड इन कैश। अब इसने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर इज एन एसेट। हमें नहीं पता कि फर्नीचर उसका गुड्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम फर्नीचर को एक एसेट लेके ही चल रहे हैं। तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होएगी, इसकी एंट्री भी हमने जैसे सपोज हमने 4 अप्रैल को खरीदा है, तो यहाँ पे हमने डेट डाल दी 4 अप्रैल की, ठीक है। तो हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमने पहले डेबिट कर दिया, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या डिक्रीज हो रहा है, कैश, टू कैश अकाउंट, ठीक है। और ये हो गया 10,000। अब आपको क्या लगता है ब्रैकेट में क्या आएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड अगेंस्ट कैश, और सिंपल बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। ये हमारा आ गया एंट्री। इस तरह से हमने जर्नल एंट्री को पास करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, ताकि पता चले, रिकॉर्ड करें, और इस रिकॉर्डिंग से हम आगे पोस्टिंग करें। पोस्टिंग का मतलब होता है कि जर्नल एंट्री से लेजर में लेके जाना। उसके बाद लेजर के कारण ही ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, ट्रायल बैलेंस के कारण ही आगे बहुत सारे अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं जो कि यूजर्स यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था यूजर्स कौन होते हैं अकाउंटिंग के, एक्सटर्नल इंटरनल दो तरह के होते हैं, आपको ये सब कुछ पता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं।
अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज की तरफ जो कि आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जो कि हर क्वेश्चन में आपको मिल ही जाती है। तो पहले तो पता ही है आपको, अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल, ये तो हमने एग्जांपल्स में इतनी सारी कर ली कि अब आपको तो ये रट्टा पड़ जाएगा, बट रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझो फिर एंट्री पास करो। इसकी आपको बहुत क्लियरली पता है क्या एंट्री हो सकती है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसको बोलने की भी कोशिश करो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, डेबिट आना चाहिए, टू लगना चाहिए, नरेशन आप लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद कैश एंड अदर एसेट्स ब्रॉट इनटू द बिजनेस। अब मैंने आपको बताया था कि या तो बिजनेस जब शुरू होगा तो या तो जो प्रोपराइटर है वो कैश से शुरू कर सकता है, कोई फिक्स्ड एसेट ला सकता है या कोई स्टॉक ला सकता है, ठीक है जी। तो अभी इसने क्या क्या लिया है, हमने सपोज अदर एसेट्स में हमने बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो हर एक का अकाउंट अलग से डेबिट होगा। इन सबको कहते हैं, हमारी दो तरह की एंट्रीज होती है। एक सिंगल एंट्री होती है जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट होता है एक एंट्री में। एक कंपाउंड एंट्री होती है। कंपाउंड एंट्री कौन सी होती है, जिसमें मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट हो रहे होते हैं या मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे होते हैं। अब मैंने जैसे आपको इसमें बताया, इसमें बिल्डिंग अलग से डेबिट हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी अलग से डेबिट हो रहा है, कैश एंड बैंक अलग से डेबिट हो रहा है। अलग अलग क्यों हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग की अलग अमाउंट है, प्लांट की अलग अमाउंट है, और जितना हम कैश में लाए हैं उसकी अलग अमाउंट है। तो ये तो हो नहीं सकता कि हम सारा कुछ अमाउंट, जो सपोज बिल्डिंग में 20,000, प्लांट में 30,000 एंड कैश में 50,000, तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द अमाउंट, ऑल 1 लाख इन कैश, क्योंकि कैश में तो हम लाए ही नहीं। लाए हम बिल्डिंग में भी, बिल्डिंग की तरफ से 20,000 है, प्लांट एंड मशीनरी की तरफ से 30,000 है, तो हमने उसका अलग से अमाउंट क्रेडिट कर दिया अकाउंट, ठीक है जी। डेबिट ये हो गया हमारा कंपाउंड एंट्री, आप ये ध्यान रखिएगा, ये सिंगल एंट्री है, इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब इसमें परचेजेस पर एक और बात, जो हम ना गुड्स या स्टॉक नहीं लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं परचेजेस। परचेजेस का मतलब ऑटोमेटिकली ये होता है कि गुड्स को परचेज किया है। उसी तरह सेल्स, ये नहीं लिखते कि गुड्स सेल हो गए हैं। सेल्स अगर आप लिखते हो उसका मतलब यही होता है कि गुड्स सेल हो गए, ठीक है जी। अब अभी हमने गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट किए हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। सप्लायर क्यों बढ़ रहा है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि जिस वजह से हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये हो गया गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कस्टमर टू सेल्स, ठीक है। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, बस आपने ध्यान क्या रखना है इसके फॉर्मेट में, इसकी प्रेजेंटेशन में। ये ऐसे आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अंडरस्टैंड। सेल्स में आप मेरे साथ बोल सकते हैं तो बोलिए, कैश सेल्स क्या होंगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं हम, बैंक में एसेट है, बैंक बढ़ रहा है, और बैंक में क्या डिपॉजिट करवाते हैं हम, कैश कराते हैं डिपॉजिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये नहीं आएगा, ये गलती से डल गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद हमारा विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक कैसे होगा, कैश अकाउंट। अब इसमें हमने, अच्छा इसमें हमने ये क्यों रखा था, टू कैपिटल क्यों रखा था, टू कैपिटल इसीलिए रखा है, क्या पता हम कुछ कैपिटल में से बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, कैपिटल में भी तो अल्टीमेटली हमारे पास पैसा ही पड़ा है, तो क्या पता हम कैपिटल में से करवा रहे हैं डिपॉजिट, है ना। तो इसीलिए हमने ये कैपिटल अकाउंट का भी किया हुआ है। बाकी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अभी, इसको चाहे आप कट भी कर सकते हैं। अब विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट, बैंक में से ड्रॉइंग्स भी तो डिपॉजिट वो करवा सकते हैं विड्रॉल, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या पता, बैंक अकाउंट जो आपका बना हुआ है बिजनेस का बना हुआ है, तो अगर उसमें से हम विड्रॉ करें तो उसको क्या नाम देते हैं पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग्स। अब कलेक्शन ऑफ कैश और चेक फ्रॉम कस्टमर्स, अब हमने जब कैश लेना था या हमने चेक लेना था, चेक में से कैश लेना था, तो कैसे होगा ये,
कस्टमर, अगर हम वो वाला रूल लगाएं रियल अकाउंट का कि वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या आ रहा है, क्या कम हो रहा है, कैश और बैंक अकाउंट आ रहा है हमारे पास। अगर कस्टमर ने बहुत अच्छे से हमें अग्री टाइम पे पेमेंट कर दी है तो हम उसको क्या थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होएगी। तो हमने डिस्काउंट अलाउड का भी अलग से बनाना होता है, ये नहीं कैश और बैंक में। कैश और बैंक में जितना अमाउंट हमें मिला है, फॉर एग्जाम्पल हमने कस्टमर को सेल्स की थी 20,000 की, 2,000 का उसका डिस्काउंट दे दिया, तो कैश में हमें क्या मिल रहा है 18,000, तो कैश में डेबिट होगा 18,000 अमाउंट ओनली, और डिस्काउंट अलाउड में होगा 2,000, 2,000 जो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। इस तरह से हमारी ये कंपाउंड एंट्री बनती है। मतलब जर्नल एंट्री अगर आपको करनी है तो बहुत दिमाग लगा के करनी है। आपको ये पता है डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, तो बस उसको, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको बस ये लिखना है अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, सिंपल ये लिखना है बस। आपको सारा कुछ मॉडर्न ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सारा कुछ याद रखते हुए ये जर्नल एंट्री पास करनी है। फॉर पेमेंट ऑफ कैश और चेक टू सप्लायर्स, सप्लायर अकाउंट डेबिट, अगर अब हमने एक सप्लायर को पेमेंट देनी है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब इसमें से रिसीवर कौन है, सप्लायर है। तो अगर हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाए तो क्या होता है, वो डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है, सप्लायर। तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और अगर हमें कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो उसको हमने भी अकाउंट में कर दिया। अब हमने जितना पैसा दिया है उतना तो कैश में ही लिखेंगे ना, और जितना हमारे पास डिस्काउंट आया है सारा हमने उसमें उस अकाउंट में डाल देना। अब आपके दिमाग में ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ के ये चीज तो आ गई होगी कि जो चीज होती है छोटी सी छोटी चीज हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे हमें डिस्काउंट मिला है, चाहे कोई वो इंश्योरेंस क्लेम मिला है, चाहे कुछ भी हुआ है, हमने उसी अकाउंट में नहीं डालना। सिर्फ मतलब सिंगल एंट्री नहीं पास करनी। अगर मल्टीपल कंपाउंड एंट्रीज भी बन रही है हम कंपाउंड एंट्रीज भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। ये एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कुछ एनालिटिक्स। कुछ और पढ़ते हैं। बैड डेट्स, अब मैंने आपको बताया था जब हम डेटर्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि बैड डेट्स क्या होता है। कई बार क्या होते हैं कि जो जिनको हमने उधार दिया होता है वो नहीं पे कर पाते कोई भी रीजन के कारण, हम इसके एक प्रोविजन क्रिएट कर ही लेते होते हैं, बट वो भी मतलब एक तरह की, ताकि हमें लॉस ना हो, इसकी प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं। अब बैड डेट्स क्या होते हैं आपको बताया था ये। तो बैड डेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है जी, डेटर्स कम हो रहे हैं। अगर डेटर्स जो है हमारे, हमें पता है कि उन्होंने पैसा नहीं देना, तो डेटर्स एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, वो क्रेडिट होगा। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स का अलग खुल जाएगा। हमने ये दिखाना होता है कि हाँ हमें बैड डेट्स हुए हैं। मतलब हर एक, जो मैंने आपको बताया था कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है कि पूरा सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है हमने अपने बुक्स में। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स अगर हो गई बाई चांसली, ठीक है, उसने कहा कि डेटर ने कहा कि चल हम दे ही देते हैं, हमारी इसकी तरफ भी उधारी थी कि हम इनको दे देते हैं, तो हमें तो पता नहीं था कि हमें मिल जाएंगे बैड डेट्स। तो उसका क्या होगा, कैश हमें मिल रहा है तो उसको टू बैड डेट्स रिकवर्ड कर देंगे कि हमारी जो बैड डेट्स हैं वो रिकवर हो गई हैं अब। ठीक है। अगर अब देखो, अगर हमें कैश मिल रहा है और बैड डेट्स रिकवर हो गई, मतलब जो अकाउंट था, मैं आपको ये भी बाद में एनालाइज करवाऊंगी कि कैसे जब कुछ पैसे मिल जाते हैं तो एक, जैसे अभी हमने ये एग्जांपल की, इसमें क्या हुआ कि पहले बैड डेट्स हमने क्रिएट कर दिए लेकिन बाद में उसको क्रेडिट भी कर दिया, तो इस एंट्री का अल्टीमेटली क्या हो गया, ये नलीफाई हो गई। अगर हम इसकी कंपाउंड एंट्री बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, बट आगे आगे जब आप और जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमने जर्नल एंट्रीज की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। उसके बाद क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश अकाउंट, फॉर कैश। अब हमने मशीनरी परचेज की है, फिक्स्ड एसेट की है और कैश के बदले की है, ये आपको इजी लग रही होगी। अब मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या होता है, कई बार हम जो एसेट्स लेते हैं उनकी हर एक साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। हमें एक एस्टिमेट अमाउंट करना होता है कि अब ये एसेट इतना हमें वैल्यू नहीं देगी। हमें डेप्रिसिएशन हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, ये हमें कैश या कुछ एक्सपेंस वगैरह हमारा कुछ नहीं होता, ये नॉन कैश होता है। हमें ये क्रिएट करना पड़ता है ताकि अगर
हमारा एसेट बिक भी गया तो हमारे पास प्रोविजन क्रिएट हो कि हम उसमें से रिकवर कर सके। ठीक है कि तो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो टू एसेट अकाउंट। उसके बाद सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी ओल्ड एसेट एट अ प्रॉफिट। अगर हमने कोई सेल करी है एसेट की और वो प्रॉफिट में हुई है तो वो कैसे होएगी, एसेट की वैल्यू क्या थी, एक तो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, हमें पैसा मिल रहा है। उसके बाद अगर उस एसेट में गेन हो रहा है तो हम गेन को भी अलग से शो करेंगे कि गेन हो रहा है, तो उसके लिए भी अलग एक अकाउंट हमने खोल दिया टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। उसी तरह अगर लॉस हो रहा है तो जैसे अगर मैं आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल बताऊं, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, उसके अकॉर्डिंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स डेबिट हो रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्रेडिट हो रहा है। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। उसके बाद गुड्स रिटर्न किए हैं, डेटर कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए हैं। तो सपोज हमने वो डेटर, उसका डेटर रखा हुआ था, उससे क्रेडिट पे गुड्स लिए थे तो हमारा वो डेटर था। अब उसने कुछ रिटर्न कर दिया गुड्स, तो हमें पैसे लेने की तो उससे जरूरत ही नहीं। मतलब डेटर जो एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, और हमने एक नया अकाउंट खोल दिया जिसमें हमने क्या बोल दिया कि सेल्स रिटर्न हुई है, हमें रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसको सेल्स रिटर्न कह देते हैं, रिटर्न्स इनवर्ड को सेल्स रिटर्न्स भी कह देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय द सप्लायर, हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया। हमारा जो क्रेडिटर था, हमने जिससे उधार पे लिया था, वो उसके हमें गुड्स नहीं पसंद आए तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। क्रेडिटर जो कि लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है जिस वजह से वो डेबिट हो रही है, और एक नया अकाउंट हमने खोल दिया जिसको कहते हैं टू रिटर्न्स आउटवर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। अब जब हम कभी हमने बेचने होते हैं सामान, जब हम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें ये होता ही है कि पहले लोगों को पता चले कि हमारा प्रोडक्ट है क्या। तो जब हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं परचेज उसको सैंपल को, तो वो एक तरह का हमारा परचेजेस ही होता है, वो हमारा एक तरह का परचेजेस ही होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो हम सारा जो परचेजेस का खर्चा है वो खुद से उठाते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ये, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, अगर एबनॉर्मल और नॉर्मल दो तरह के लॉसेस होते हैं। नॉर्मल लॉस वो होते हैं जो पता होता है कि किसी ना किसी हाल में होएंगे ही होएंगे चाहे हम कुछ भी करते हैं। एबनॉर्मल लॉस ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, गुड्स डैमेज हो गए, फायर हो गए, फायर लग गई इंडस्ट्री में तो वो हो गए बिजनेस में, तो वो हो गए, डिस्ट्रॉय हो गई या चोरी हो गया। तो इस चीज का हम सारे मोस्टली बिजनेस जो हैं वो इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, तो इसमें इतना हमें नहीं होता नुकसान। अगर वैसे तो इंश्योरेंस क्लेम सारे गुड्स का नहीं मिलता, थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि हमें ये एसेट मिल रहा, मतलब हमें हमें ये कैश मिल रहा है, क्लेम मिल रहा है, जिसकी वजह से ये डेबिट हो रहा है। और नुकसान हुआ है हमें, परचेजेस जो हमने की थी उसका नुकसान हो गया हमें, तो जो एसेट हमने खरीदे थे, स्टॉक था, वो जल गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो वो क्रेडिट हो गया। एबनॉर्मल लॉस वो चीजें हैं, सपोज अगर हम एग्जांपल ले, हम हमारा 30,000 का जो गुड्स था, 30,000 के जो हमारे गुड्स थे वो खराब हो गए, चोरी हो गए या आग लग गई, कंपनी वालों ने हमें सिर्फ 20,000 का दिया क्लेम, तो एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ, हमें 10,000 का ना। तो एबनॉर्मल लॉस, और ये लॉस है। और अगर आप नॉमिनल अकाउंट के रूल को पढ़ें, डेबिट ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, उसके अकॉर्डिंग एबनॉर्मल लॉस डेबिट हुआ है। उसके बाद ड्रॉइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डेटर, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डेटर, बिल ऑफ एक्सचेंज अब क्या होता है, क्या होता है, कई बार डेटर से हम रिटर्न प्रॉमिस ले लेते हैं कि आप हमें एक बिल बना के दे दीजिए जिसमें आप बोल रहे हैं, हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इस अग्रीड टाइम में आपको पेमेंट करेंगे, तो वो हम बिल ऑफ एक्सचेंज उनसे ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से बिल रिसीवेबल क्यों है, हमें डेटर की तरफ से वो
पेज मिल गया जिसमें उसने प्रॉमिस करके हमें साइन करके दी है, और हमारे डेटर्स कम हो गए। हम ये बिल रिसीवेबल एक तरह का एसेट खोल लेते हैं बैलेंस शीट में, और डेटर्स को कम कर देते हैं। डेटर्स को कम करके बिल रिसीवेबल अकाउंट को एसेट खोल लेते हैं, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल एक एसेट बढ़ रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब क्या होता है कि हमने भी एक तरह का क्रेडिटर को बिल्स पेमेंट करने का वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको बिल्स पे करेंगे। तो जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल को, तो वो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बन जाता है। क्रेडिटर कम हो जाते हैं और एक लायबिलिटी बिल्स पेबल के नाम से खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज, जिसके बेसिस पे आपको और क्लैरिफाई होगा क्वेश्चंस की। बाकी और भी इम्पोर्टेंट एंट्रीज हैं, लाइक अभी जो जीएसटी आया था उसके बेसिस पे भी आपकी बहुत एंट्रीज आएंगी। तो वो हम एक एग्जांपल में करेंगे कि कैसे हमने जीएसटी का सारा कॉन्सेप्ट करना है, कैसे उसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। ये थी आपकी मेन एंट्रीज। तो आगे हम एग्जांपल में बढ़ते हैं। तो अब जर्नलाइजिंग को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। चलो, journalize the following transactions in the books of Bhushan agencies. Received from Bharat cash rupees 20,000, allowed him discount of rupees 500. फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ है, हमें कैश रिसीव हुआ है भारत से, एंड उसको हमने डिस्काउंट दे दिया 500 का, डिस्काउंट अलाउड कर दिया उसको। उसके बाद रिसीव फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, मतलब ये कैश नहीं मिला हमें, बैंक अकाउंट हुआ है। चेक, जो चेक की एंट्रीज होती हैं वो बेसिकली बैंक अकाउंट से हम डिनोट करते हैं उसको, चेक्स इन हैंड भी बोलते हैं। तो वो कब बोलते हैं मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी। अभी इसको आप फॉर इंस्टेंस आप ये ले लीजिए कि चेक का जहाँ पे लिखा है तो मतलब बैंक अकाउंट। allowed him discount of rupees 750, received from Akhil rupees 38,000 in settlement of his dues of 40,000 in cash. अब इसमें क्या हुआ है, अखिल से सिर्फ 38,000 मिला है, जो 2000 है वो नहीं मिला उससे। ओनली 40,000 की जो उसकी ड्यूज थी उसके बदले 38,000 मिला है, तो 2,000 हम उसका बैड डेट डाल देंगे। रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ रुपीज 60,000। अमृत कितने का डेटर था, 60,000 का, लेकिन उसने चेक कितने का दिया, 10,000 का। अब इसमें ये लिखा है ना, इसमें कहीं नहीं लिखा कि हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया या कुछ कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये बैड डेट्स हो गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इसको डिस्काउंट अलाउ कर दी, ये बैड डेट्स हो चुके हैं। उसके बाद फिफ्थ, पेड कैश रुपीज 40,000 टू सुरेश, अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2%। हमने सुरेश को कैश दिया और 2% का हमने डिस्काउंट लिया, मतलब हमारे लिए तो एक तरह का इनकम ही हो गया ना कि हमें जो 40,000 पे 2% 800 वो नहीं पे करना पड़ा, ठीक है। 800 हमारे लिए एक तरह का बेनिफिट हो गया। पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर एंड सेटल्ड हर ड्यूज ऑफ रुपीज 26,000। देन पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट, ये हमने चेक के थ्रू पे किया योगेश को। और उसके बाद परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख अगेंस्ट चेक इन अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। इसमें हमने गुड्स परचेज किए हैं, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली, अवेलिंग 3% डिस्काउंट। अब ये पॉइंट को अच्छी तरह देखिए, क्या कहा है इन्होंने। सबसे पहले जब भी आप जर्नल एंट्रीज करोगे ना, पूरी स्टेटमेंट को एक दो बार ध्यान से पढ़े, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट होता ही होता है। इसमें क्या कहा है कि उसने गुड्स परचेज किए 60,000 के, 50% साथ के साथ पे कर दिया, 50% जो रिमेनिंग है उस पे वो क्रेडिट पे लिया उसने, मतलब वो 3% किस पे अवेल किया होगा, 50% वाला जो इमीडिएटली पे कर दिया उस पे उसने 3% का डिस्काउंट लिया, ठीक है। तो इसकी कंपाउंड एंट्री होगी, हम देखते हैं ये कैसे होगी। sold goods of rupees 30,000 against check allowing 2% discount. Sold goods of 60,000 to Vimal, received 50% of due amount allowing 2% discount. ये भी वही कंपाउंड एंट्रीज, तीन तरह के अकाउंट्स क्रेडिट या डेबिट होंगे, ठीक है जी। देखते हैं अब इसका आंसर। अब पहली एंट्री क्या थी, हमें भरत से कैश मिला है, तो अगर हम उसको लें तो हमें क्या मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड 500 का हमें करना पड़ा, और क्रेडिट द गिवर। उसके बाद नेक्स्ट क्या थी, 35,000, बस इसमें ये डिफरेंस है कि कैश की जगह बैंक से मिला है, और सारी एंट्री सेम रहेगी। उसके बाद क्या था हमारा, रिसीव फ्रॉम अखिल रुपीज 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। अब मैंने जैसे आपको कहा था
कि अखिल से हमें मिला है, पैसा मिला है 38,000 और 2,000। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सेटलमेंट। सेटलमेंट हो चुकी है उनकी, मतलब बैड डेट नहीं हुआ है। मैंने पहले पीछे थोड़ा सा गलत कह दिया था, यहाँ पे ये लिखा है कि सेटलमेंट हो चुकी है उनके ड्यूज की, इसीलिए बैड डेट नहीं माना गया। लेकिन अगर यहाँ पे सेटलमेंट नहीं लिखा होता फिर हम कहते कि बैड डेट है, ठीक है जी, फिर हम कहते हैं कि बैड डेट हुए हैं। उसके बाद कैश डिस्काउंट अलाउड टू अखिल। उसके बाद क्या एंट्री है, ये रिसीव फ्रॉम अमृत बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। अब इसमें भी कहीं सेटलमेंट वगैरह नहीं लिखा, तो अभी हम फॉर द टाइम बिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट 50,000 ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कैश पे किया है सुरेश को और डिस्काउंट हमें मिला है। सुरेश रिसीवर है, कैश हमने दिया है व्हाट गोज आउट, एंड डिस्काउंट रिसीव हुआ है इनकम वगैरह, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। उसके बाद मेहर क्या है, पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर एंड सेटल्ड हर ड्यूज ऑफ ₹26,000। हमने मेहर को कर दिया है पे चेक और सेटलमेंट हो चुकी है उसके ड्यूज की 25,000 में, जो कि 26,000 पे करना था, मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव हो चुका है 1,000 का। उसके बाद है पे 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। योगेश को हमने चेक पे किया है, तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट होगा ना कि कैश। उसके बाद 25,000 परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। हमने किया है चेक। अब इसमें आपने नोटिस किया कि हमने डिस्काउंट की एंट्री क्यों नहीं डाली। मैंने आपको कहा था कि जब कोई परचेजेस होती है तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट या तो क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा ली है या फिर आपने ऑन द कैश पेमेंट फटाफट की है, तो इसमें से 50% वहीं पे कर दिया, जिस कारण इसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ हमारी यहाँ पे नेट अमाउंट शो होती है, हम उसको ट्रेड डिस्काउंट पे नहीं दिखाते हैं हियर, ठीक है। हम ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में नहीं शो करते, हम हमेशा उसकी नेट अमाउंट दिखाते हैं कि जो 1,00,000 था, जितना डिस्काउंट मिले माइनस करके जो है वो नेट अमाउंट ही शो होता है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं डलती है, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट ही हमने उनसे पैसे दे के ले लिया, तो उन्होंने बिल भी 97,000 का ही काटा होगा। परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी, उसके बाद 9th एंट्री क्या है कि हमने गुड्स परचेज किए हैं 60,000 के आकाश एंड कंपनी से, 50% हमने वहीं के वहीं दे दिए और 3% का डिस्काउंट किया, वही हो गया। ये डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ 50% पे किया है। ट्रेड डिस्काउंट का आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ता है कि कहाँ डिस्काउंट, कौन सी डिस्काउंट की बात की गई है, ठीक है। हाँ जी, मतलब इसमें ये हो गया कि जो कैश हमने पे किया है सुरेश को। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ऊपर जब पेड किया था सुरेश को, तब तो हमने उसको डिस्काउंट रिसीव लिया था, तो इसीलिए डिस्काउंट रिसीव लिया था क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर था, उसको हमने बाद में पे किया है। लेकिन जब हमने यहाँ पे गुड्स परचेज की है तो साथ के साथ पेमेंट कर दी है। और अब यहाँ पे अगर आप बात करें डिस्काउंट रिसीव की क्यों मिली है, क्योंकि हमने सारी पेमेंट नहीं की है, हमने हाफ पेमेंट की है और उन्होंने उस हाफ पेमेंट पे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, तो वो डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्योंकि सिर्फ हाफ पेमेंट पे रिसीव हुई है, ठीक है। उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाइन 2% डिस्काउंट। इसमें भी अब हमने उनको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, जिनको हमने सेल्स की है उसको हमने दे दिया है ट्रेड डिस्काउंट थोड़ा सा, तो इसलिए नहीं हमने एंट्री इसकी की। उसके बाद क्या है, सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउइंग 2% डिस्काउंट। विमल अकाउंट डेबिट 30,000, कैश अकाउंट 29,400, डिस्काउंट अलाउड 600 टू अमन 60,000। अब आपको ये चीज़ें, ये सारी एक तरह की डिस्काउंट अलाउड की एंट्रीज थी जो कि इंपॉर्टेंट होती है। आपको इस चीज़ में ये ध्यान देना है कि ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते, वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया कि हमने उसकी नेट अमाउंट रिकॉर्ड कर दी है। लेकिन जो डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड है उनका अलग से अकाउंट भी बनता है और उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल ऑफ जर्नल एंट्रीज।
पहले हमने सारे डिस्काउंट के क्वेश्चंस करके देखे हैं, अब हम डिस्काउंट के साथ साथ टैक्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले टैक्स के क्वेश्चंस कौन से होते थे? वैट कॉन्सेप्ट होता था हमारा, सेंट्रल सीएसटी हो गया, एंड और तरह के टैक्सेस होते थे। लेकिन अब आपको पता है जब से जीएसटी आया तो पूरा एक सेंट्रल वन टैक्स हो गया है, तो उसी तरह अब हमारी एंट्रीज भी जो होंगी वो कैसे होंगी आपको समझना पड़ेगा। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, हम क्वेश्चन पहले शुरू करते हैं। मिसेस वैश ट्रेडर्स दिल्ली परचेज्ड 500 Parker pens at rupees 200 each. लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 15%। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी एंट्री नहीं शो करते हैं, इसीलिए इसको हमने ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ अपनी नोट्स में दिखा दिया। एक और बात, नोट्स क्या होते हैं? एक वर्किंग नोट्स बनते होते हैं जर्नल एंट्रीज या कहीं पे भी आपको वर्किंग नोट्स अगर लगता है कि बनेंगे तो आप बना सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि हमने ये 1 लाख की अमाउंट आनी चाहिए थी लेकिन हमने 85,000 क्यों लिखा है। तो उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट बता सकते हैं कि हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, उसको कहते हैं वर्किंग नोट्स। ये वर्किंग नोट्स बनते लाइक नरेशन में हमें थोड़ा सा बता दिया कि एंट्री हमने किस पर्पज से पास किया। इन चीजों को बताने के लिए भी तो कुछ चीजें होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं वर्किंग नोट्स, जो अमाउंट को बताती है कि हम ये अमाउंट कहाँ से लेके आए, उसको और क्लैरिफाई करती है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। ट्रेड डिस्काउंट एट 15% फ्रॉम लक्सर पेन्स लिमिटेड दिल्ली। CGST and SGST was levied at 6% each. अब CGST and SGST क्या है? CGST जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, SGST जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब जो 6% है ईच है, मतलब टोटल टैक्स तुम्हारा 12% लग रहा है, टोटल टैक्स हमारा 12% लग रहा है। ये सारा एक कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, ये आपको समझना पड़ेगा। बट अभी आप अकाउंटिंग एंट्री को समझने के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए जहाँ पे सीजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी दिख जाए और अमाउंट ऐसा दिखा, ईच। ईच मतलब आप दोनों ने सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के अलग अलग लगाने हैं। अमाउंट जो हमारा होगा वो टोटल 12% टैक्स लगेगा। ठीक है, और उसके बाद कैश डिस्काउंट भी अलाउड हुआ है 5% का। अब हम कैलकुलेशन पहले देखते हैं इसकी क्या है। 500 पीसेज ऑफ पेन्स खरीदे हैं 200 के, 1 लाख के हो गए। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट हमने दे दिया है 15,000 का, उनसे मिल गया है, तो 85,000 हमें मिल गए हैं टोटल प्राइस, इतने में मिल गए हमें पेन्स। उसके बाद अब हमें टैक्स भी, जो सप्लायर है उसको टैक्स भी हमें पे करना पड़ेगा, टैक्स भी लगेगा इस अमाउंट में। तो वो टैक्स कितना है? 12%। उसको अगर हम अलग अलग लिखें तो ये बनता है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 6%, 5100 इस पे। उसके बाद ऐड करके टैक्स हमारी कितनी अमाउंट होगी? 95,200, जिसमें से हमें कैश डिस्काउंट मिल गया है 5% का, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी थी स्पेसिफाइड टाइम में। इन्होंने सारा कुछ क्लैरिफाई किया है। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की तो अमाउंट निकालना इजी थी। अब ट्रेड डिस्काउंट के बाद जब हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला उसके बाद हमने जो हमारे पास बिल आया होगा उसमें तो सारा टैक्स वगैरह लगा आया होगा ना, तो इसीलिए कैश डिस्काउंट की हमने एंड में कैलकुलेशन की है। ये भी हो सकता था कि कैश डिस्काउंट को पहले डिडक्ट करके फिर हम ऐड कर सकते टैक्स, नहीं, हमें जो बिल मिला होगा उसमें ये दोनों चीजें ऐड होके हमें टैक्स ऐड करके ये वाली अमाउंट का बिल मिला होगा, तो इसीलिए कैश डिस्काउंट बाद में लेस हुए। इसकी एंट्री देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट 85,000, जिसमें से हमारा सीजीएसटी 5100 का लगा है, ऐड हुआ है, इनपुट एसजीएसटी 5100 का ऐड हुआ है, हमने ये देना है अभी। तो इसीलिए ये परचेजेस गुड्स के लिए, ये टैक्स के लिए अकाउंट अलग अलग खोल दिए हमने। टू लक्सर पेन्स लिमिटेड, हमारा क्रेडिटर कौन हो गया? लक्सर पेन्स लिमिटेड, और हमें वहां से कितना डिस्काउंट मिल गया जो कि हमारी एक तरह की इनकम या गेन है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री आपको समझ आ गई है? सारी समझ आ गई। चलो नेक्स्ट।